नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। घड़ी में 8:30 बजते हाजिर हैं हम स्पोर्ट्स कैन का कार्यक्रम लेके, जिसमें खेल जगत की तमाम खबरें होंगी, उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है द हिंदू से उत्तरा गणेशन को। उत्तरा नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद लवली। तो देखा जाए उत्तरा, आज काफी सारे फुटबॉल भी है हमारे पास, है क्रिकेट भी है और खेलो इंडिया भी है। पहले हेडलाइंस, फिर आपसे चर्चा करेंगे। सैफ अंडर-20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में भूटान को 12-0 से हराया। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए की नवीनतम विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले 8 से 12 फरवरी तक खेले जाएंगे और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 10 से 14 फरवरी तक जम्मू में होंगे। सैफ अंडर-20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अपने पहले ही मैच में भूटान को 12-0 से हरा दिया। मेजबान बांग्लादेश और नेपाल टूर्नामेंट की अन्य टीम है। सभी मैच ढाका में खेले जाएंगे। भारत का सामना 5 फरवरी को बांग्लादेश से होगा और 7 फरवरी को भारत खेलेगा नेपाल से। 4 टीमों के राउंड रॉबिन मुकाबलों के बाद टॉप पे जो टीमें रहेंगी उनके बीच फाइनल होगा 9 फरवरी को। तो देखा जाए, सैफ अंडर-20 महिला फुटबॉल है और पहले मैच में खासे अंतर से हमने हराया। पराजित टीम एक भी गोल नहीं कर सकी, 12-0। बिल्कुल, और अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। लेकिन 4 ही टीमें हैं, तो जो बाकी की 3 टीमें हैं, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, उसमें भारत बिल्कुल फेवरेट ही था टूर्नामेंट से पहले ही। तो एक फेवरेट की ही तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत की है। और जो लेवल है, जिस तरह से भारत में फुटबॉल का है, उम्मीद तो यही है कि जीतना चाहिए इनको टूर्नामेंट बहुत आसानी से। पर मुझे लगता है कि जैसे खास करके क्योंकि ये महिला फुटबॉल है और अभी पीछे हमने अंडर 17 वर्ल्ड कप भी होस्ट किया था। हमारे 2-3 ऐसी सीनियर टीम की प्लेयर्स हैं जो यूरोप में भी खेल रही हैं और बड़े टीमों के साथ खेल रही हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब हमको थोड़ा सा अपना जो दायरा है, जो सोच का तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन जो टारगेट होता है उसको थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है, फैलाने की जरूरत है। और सैफ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन सैफ से आगे बढ़ के हमको थोड़ा सा कम से कम एशिया के हिसाब से सोचना चाहिए। मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि हमने वर्ल्ड अंडर 17 किया है, पर एटलीस्ट एशियन लेवल पे हमको थोड़ा सा अपनी उम्मीदें और बड़ी करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सैफ से आगे और अगर सैफ से खुश होते चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आगे बढ़ने की वो फाइट रह जाएगी, क्योंकि आप जब सेटिस्फाई हो जाते हो तो आगे नहीं बढ़ पाते हो। जी। और इस बीच उत्तरा फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग आईएसएल ने 2022-23 सत्र के लिए प्लेऑफ मुकाबले और मार्च में खेले जाने वाले फाइनल की तारीखों की घोषणा कर दी है। प्लेऑफ की शुरुआत 3 मार्च को होगी, फाइनल 18 मार्च को खेला जाएगा। प्लेऑफ मुकाबले नॉकआउट प्रारूप में खेले जाएंगे। आपको लगता है आईएसएल या आईपीएल और इस तरीके के जब हम कोई प्रीमियर शुरू लीग करते हैं तो उसमें भी हम एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां बहुत अच्छे खिलाड़ी आ जाते हैं जो शायद वैसे नेशनल लेवल तक ना पहुंचे? बिल्कुल आ जाते हैं, और जितना ज्यादा प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज तरीके से ये लीग्स ऑर्गेनाइज होंगी उतना ज्यादा हमको खिलाड़ी मिलेंगे। और ये सिर्फ जो बहुत ज्यादा ग्लैमरस हैं जैसे आईपीएल या आईएसएल तो ग्लैमर लीग्स में आ जाते हैं, लेकिन हमने कबड्डी में देखा है, हमने हॉकी में देखा है, बिल्कुल। तो जितने भी ये लीग्स होते हैं उसमें बिल्कुल जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको शायद टीवी पे आने का वो मौका नहीं मिलेगा, जो खिलाड़ी टैलेंटेड होंगे, लेकिन जब आप डोमेस्टिक में उस तरह से स्टेट के लिए या डिस्ट्रिक्ट के लिए नेशनल्स खेलते हो तो आपको उस तरह से विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है। ऐसे लीग्स में आपको विजिबिलिटी मिलती है, लोग आपको देखते हैं, आपको पहचानते हैं, और एक खिलाड़ी के लिए एक मोटिवेशन होता है कि यहां से निकल के वो नेशनल टीम में शायद अपनी जगह बना पाएगा। स्टेट में अच्छा खेल के नजरें जाती हैं सिलेक्टर्स की, और फिर शायद वो नेशनल टीम में भी। बिल्कुल, हमने कितने आईपीएल के, हमने कितने ऐसे क्रिकेटर्स देखे हैं जो
हालांकि आज की तारीख में बहुत से लोग ये मानते हैं कि शायद वो आईपीएल की वजह से आए हैं, लेकिन वो ये नहीं ध्यान देते कि वो आईपीएल की वजह से सिर्फ लोगों की नजर में आए हैं। खेल उनका पीछे बहुत समय से चल रहा था, चाहे वो ऋषभ पंत हो या हार्दिक पांड्या हो या जसप्रीत बुमराह हो। ये ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन आईपीएल में खेले और आपके सामने आ गए। की मेहनत होती है, लेकिन आईपीएल से नजरों में आए लोग। बिल्कुल, एज ग्रुप, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर फर्स्ट क्लास, हर जगह ये खिलाड़ी अपना कई सालों तक खेलते रहे हैं। बात करते हैं अब हम मुक्केबाजी की। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए की नवीनतम विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उत्तरा भारतीय मुक्केबाजों ने 36,300 रैंकिंग अंक जुटाए हैं। अमेरिका और क्यूबा जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका चौथे और क्यूबा 9वें स्थान पर है। कजाकिस्तान पहले नंबर पर है, उज्बेकिस्तान दूसरे नंबर पर है। तो एक अच्छी खासी छलांग तीसरे स्थान पर पहुंचना, और उसका शायद फल मिला है, क्योंकि देखा जाए तो हमने भारतीय टीम ने विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बिल्कुल, और इससे ये भी साबित होता है कि अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं और एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक सिस्टम के हिसाब से आप डेवलप करते हैं खेल को, तो आपको उसका लॉन्ग टर्म हमेशा बेनिफिट देखने को मिलता है। जरूरत यह है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें। आप ये ना सोचें कि अगले 6 महीने में हमें क्या फायदा होने वाला है। जब आप 6 साल का सोच के चलेंगे तो आपको 5 साल बाद वो फल दिखेगा। लेकिन आप रैंकिंग में जितना ऊपर पहुंचते हैं, लोगों को भी उम्मीदें हो जाती हैं प्रदर्शन से भी, और उनके लिए भी टफ हो जाता है मेंटेन करना। अब भारतीय मुक्केबाजी संघ 15 से 26 मार्च तक देश में तीसरी बार प्रतिष्ठित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। उम्मीद है कि यहां पर शानदार प्रदर्शन हमारे मुक्केबाज करेंगे। बिल्कुल होगा, और जब उम्मीद ज्यादा होती है लेकिन उसके साथ में जब आपको उतना सपोर्ट और फैसिलिटी भी मिलती है, और जब आप अपने घर पे खेलते हैं, और क्योंकि आप पहले परफॉर्म कर चुके हैं अपने घर पे, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस है। आप एक कॉन्फिडेंस लेके उतरते हैं जब आप रिंग में ऐसे जाते हैं किसी भी खेल में, तो वो चीज बहुत फायदा करती है आपको। और जब लगातार आपके देश में चीजें होती रहती हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जब आप बाहर भी जाते हैं किसी टूर्नामेंट के लिए, तो वो अपने साथ लेके चलते हैं उसको। जी। क्रिकेट की ओर रुख करें उत्तरा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला 9 फरवरी से शुरू हो रही है। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी। और एक रिपोर्ट सुनते हैं मुकेश की, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पहला टेस्ट मैच शुरू होने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 भी लगभग फाइनल है। 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फिट रहने की स्थिति में इस टेस्ट में जरूर खेलेंगे। रोहित शर्मा और केएल राहुल का ओपनिंग करना पक्का है। तीसरे नंबर पर पुजारा और चौथे नंबर पर विराट कोहली उतरेंगे। 5वें और 6ठे नंबर के लिए 2-2 जोड़ी खिलाड़ियों के बीच होड़ है। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा और नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन का खेलना तय है। ये दोनों टीम के 2 प्रमुख स्पिनर हैं। नंबर 9 के लिए 2 विकल्प हैं। नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज का खेलना तय माना जा रहा है। 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहां अब तक नाम फाइनल नहीं है। नंबर 5 पर चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव खेलेंगे या शुभमान गिल। नंबर 6 पर बतौर विकेट कीपर ईशान किशन और केएस भरत में से किसी को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में से किसी एक को ही टीम में जगह मिलेगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो उत्तरा, वैसे भी देखा जाए ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण होगी हमारे लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि कम से कम 2 मैच तो हमें जीतने होंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से अभी पिछले सीरीज वगैरह में हालांकि शॉर्ट फॉर्मेट के हुए हैं, चाहे T20 या ODI सीरीज हुई है, लेकिन खिलाड़ी वही हैं और कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। और जिस तरह से जीत के साथ मोमेंटम लेके चल रहे हैं, उम्मीद यही की जाएगी कि जो इनको जरूरत है 2 जीतों की, वो जरूर जीत पाएं। और पिछला जो हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये सीरीज, वो हम सबको याद है कि किस तरह से हार के शुरुआत करके फिर फाइनली जीत पे खत्म हुई थी सीरीज की। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर लेके उतरेगी भारतीय टीम। और आप घर पे खेल रहे हो, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतर रहे हो, आप जीत का सिलसिला आपका चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बिल्कुल टीम को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और ओपनिंग तो वो जैसे अभी मुकेश कह भी रहे थे, रोहित शर्मा, केएल राहुल ही करेंगे। आपको क्या लगता है कि 3 पोजीशन ऐसी है जहां अब तक नाम फाइनल है? नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव खेलेंगे या शुभमन गिल? इनके बीच में वो रहेगी होड़। अच्छी बात है अगर कंपटीशन रहेगा, लेकिन उसमें ये देखने की जरूरत है कि टीम मैनेजमेंट किस तरह से उतर रही है और
उस दिन की पिच कैसी होती है और ये टीम मैनेजमेंट किस तरह का टीम कॉम्बिनेशन देखना चाहती है, क्योंकि अगर ये तीन जो खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, अगर देखा जाए तो ये तीनों बहुत अलग अलग तरह के खिलाड़ी हैं। शॉर्ट फॉर्मेट में हमने बिल्कुल देखा है कि सूर्य कुमार यादव को पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह से उनका फॉर्म चल रहा है, कोई उनके आसपास भी नहीं है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे 10-12 साल का फर्स्ट क्लास का भी एक्सपीरियंस है मुंबई के लिए खेलते हुए। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आईपीएल या T20 के खिलाड़ी हैं। श्रेयस अय्यर के पास भी वही है। शुभमन गिल के पास एक्सपीरियंस के हिसाब से शायद बाकी दोनों के मुकाबले कम है लॉन्ग फॉर्मेट खेलने का, लेकिन जिस तरह का उनका टैलेंट है, लगातार यही बोला जा रहा है कि उनको तो शायद 2-3 साल पहले टीम में जगह बना लेनी चाहिए थी। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से वो खेल रहे हैं, वो अपनी दावेदारी हर ऑल फॉर्मेट प्लेयर के रूप में बिल्कुल प्रूव कर चुके हैं। टैलेंट की कमी तीनों में नहीं है। तो टीम मैनेजमेंट किस तरह से ये देख रही है, इन तीनों को क्या रोल लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रही है, उसके हिसाब से इनको डिसाइड करना पड़ेगा। और वो फैसला मुझे लगता है शायद सिर्फ राहुल द्रविड़ के ही उन्हीं को पता होगा, बाकी सब तो सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। महिला क्रिकेट की बात करें, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने त्रिकोणीय 2020 क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है। कल ईस्ट लंदन में हुए फाइनल मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 109 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 110 रन के लक्ष्य को 18 ओवर 5 विकेट पर 113 रन बनाकर हासिल कर लिया। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। दक्षिण अफ्रीका की जोय ट्वाइन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। हार गए, लेकिन देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन रहा दीप्ति शर्मा का खासतौर से। बिल्कुल, और अगर ट्रायन का ने जो पारी खेली, अगर वो नहीं होता तो शायद इंडिया ये मैच जीत भी सकती थी। हालांकि 110 का ही टारगेट था, पर जिस तरह से शुरुआत की थी चेज की, और भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था शुरू में, जिस तरह से उनको बिल्कुल रन नहीं बनाने दिए थे और विकेटें ली थी, तो एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये 110 का भी टारगेट डिफेंड कर जाएंगे, जिस तरह से हमारे स्पिनर्स बॉल कर रहे थे, स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा। पर टारगेट इतना कम था कि अगर एक भी खिलाड़ी चल जाए सामने वाली टीम से तो आप उसको डिफेंड करने में आपको दिक्कत हो जाती है, जैसा ट्रायन के साथ हुआ। पर महिला क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि जिस तरह से प्रदर्शन किया, और T20 वर्ल्ड कप आने वाला है अभी महिला, तो उसके लिए शायद इससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती थी, कॉन्फिडेंस के हिसाब से भी और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के हिसाब से भी। और डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे 8 से 12 फरवरी तक। पहला सेमीफाइनल वर्तमान चैंपियन मध्य प्रदेश बंगाल के बीच होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक का मुकाबला पंजाब से और सौराष्ट्र के बीच खेले जा रहे मैच के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश ने आंध्रा को 5 विकेट से, बंगाल ने झारखंड को 9 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उधर 8 बार की चैंपियन कर्नाटक की बात की जाए तो अच्छे खासे अंतर से जीतकर वो सेमीज में पहुंची है। उत्तराखंड को पारी और 281 रन से हराया। तो देखा जाए यहाँ किसका पलड़ा लग रहा है कि वर्तमान चैंपियन मध्य प्रदेश या 8 बार की चैंपियन कर्नाटक। अभी तो सेमीफाइनल मुकाबले ही हैं। ये टीमें अभी तक जो 3 कंफर्म हुई हैं वो तीनों अच्छी टीमें हैं, तीनों जीती हुई टीमें हैं, और तीनों फर्स्ट क्लास की एक पावर हाउस हैवीवेट टीमों में काउंट होती हैं। और पंजाब सौराष्ट्र में से जो भी आएगा वो चौथी टीम भी हल्की टीम नहीं होगी। तो मुकाबला जरूर इंटरेस्टिंग होगा। और ये क्योंकि एमपी जिस तरह से जीत के आई है आंध्रा के साथ, लग रहा है डिफेंडिंग चैंपियन है, तो थोड़ा सा वो चाहेगी कि उसको मेंटेन किया जाए, लेकिन आसान नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि चारों ही टीमें ऐसी होंगी जिनमें बहुत बड़े नाम हैं और जिनके पास एक डोमेस्टिक क्रिकेट की एक हिस्ट्री है बहुत अच्छी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैच बहुत दिलचस्प होंगे, इसकी गारंटी जरूर है। आज चलते चलते एक खबर है। बैंकॉक में चल रहे थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में भारत के 20 साई प्रणीत जो है हार गए हैं चीन के ली शिफेंग से 17-21, 21-23, 18-21 से। और एक और खबर, खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर कल जम्मू में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण के शुभंकर थीम सॉन्ग जर्सी को लॉन्च करने के समारोह में शामिल होंगे। इन खेलों का आयोजन इस महीने की 10 से 14
तारीख तक होगा और इन खेलों का पहला चरण 2020 में हुआ था। वहां मेजबान जम्मू कश्मीर इसमें शीर्ष पर रहा था। बिल्कुल समय नहीं है इस पर चर्चा करने का। संक्षिप्त टिप्पणी, अच्छा खेलो इंडिया, ये जो चल रहे हैं इनके। बिल्कुल, और विंटर गेम्स तो मेरे हिसाब से और ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से विंटर गेम्स की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम शायद अभी तक नहीं भुना पाए हैं, पर इस तरह के खेलों से मुझे लगता है कि जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तरा, आपका स्टूडियो में आने का। समय इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने का। आपका धन्यवाद और लिसनर्स, आपको शुभ रात्रि। धन्यवाद।